किसान और गरीब गंवार हो सकता है, गद्दार नहीं। अंग्रेजों ने ये सोचा कि हमें भारतवर्ष में राज करना है, ये मार्शल कौम ये तो मुझे राज नहीं करने देगी, इसलिए हमारी रेजिमेंट को ख़त्म करके और जो उनकी चाटुकारिता करने लगे उनकी और रेजिमेंट बना दी गई। चाइना ने हमें ब्रेव अहीर, आज किताब में लिखा हमारा इतिहास दूसरे देशों में पढ़ाया जा रहा है, हमारा सम्मान नहीं दे सकते तो इसका संविधान का अपमान है। नमामि गंगा का चेयरमैन क्या मोदी जी के भाई बनने वाले थे और कोई यूपी में नहीं था? पुरानी मांग है, लगातार चल रही है और पहले तो लोग इसको इग्नोर करते थे, लेकिन जब हम लोग इन ज्ञापन के माध्यम से सब कुछ समझाया कि अदर 35 रेजिमेंट हैं, जात क्षेत्र मजहब के रेजिमेंट हैं और अहीरों की रेजिमेंट क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा भाई कैसे कब से है। मैंने कहा देखो, जब अंग्रेज मुगल ब्रिटिश थे ना तो अहीर पलटन के नाम से हमारी रेजिमेंट थी, लेकिन ब्रिटिशों ने अंग्रेजों ने ये सोचा कि हमें भारतवर्ष में राज करना है, ये अहीर मार्शल कौम ये तो मुझे राज नहीं करने देगी, इसलिए हमारी रेजिमेंट को ख़त्म करके और जो उनकी चाटुकारिता करने लगे उनकी और रेजिमेंट बना दी गई। वही तभी से हमारे नाम के पीछे बागी कौम लगा दिया गया, वही चला रहा। लेकिन अब जाते जाते अब जा कर के देश के बड़े लोकतंत्र में, विधायिका में, सब जगह कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये आवाज़ जा रही है और उठ रही है आज बच्चे बच्चे की, क्योंकि जो चिनगारी हम लोग लगातार मिल के लगाए वह आज ज्वाला के रूप में हो गया और यह है बहुत बड़ा मान लो रूप पकड़ लिया। अब इस अहीर रेजिमेंट की चिनगारी को ये सारी पार्टियां सोच रहे हैं, हमारे पास तो कोई दमकल ही नहीं बचा है कि इस आग को बुझाएं, क्योंकि अगर सबकी रेजिमेंट है तो अहीरों की रेजिमेंट होनी चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं जो सेना है उसमें जातिवाद नहीं फैला रहे हैं जी? सेना में जातिवाद नहीं फैल रहा है इससे? ऐसा है, मैं तो कहता हूँ अगर जातिवाद है ना तो अदर सिख, जाट, कुमाऊं, गढ़माड़ी रेजिमेंट ये सब क्या है, जातियाँ ही हैं ना। अगर इन सबको भी खत्म कर दिया, हम कोई यादव कभी जातवादी नहीं था, हमेशा समाजवादी होता है, और अगर समाजवादी चाहते हो ना तो सबकी ख़त्म कर दो। इंडियन और जैसे विदेशों में, दूसरे देशों में एक ही आर्मी होती है, उस देश, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, भारतवर्ष के नाम से रेजिमेंट बना दो। संविधान में सभी का बराबर का हक है। अगर मरने मिटने में, शहादत में हम सबसे आगे होते हैं। आपको पता है चाइना को 120 हीरो ने, 114 हीरो ने वहीं रिजंगला में शहादत दिया था, हाँ 1962 में। आज भी वहाँ वीर अहीर धाम बना, ऐसा कोई बता दे मेरे नाम से कोई धाम बना, वीर अहीर धाम बना। जैसे 4 धाम होता है, ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, और वैसे वीर अहीर धाम। जब भी लड़ाई शुरू होती है तो वहाँ सारी पलटने जाकर के सर झुकाती हैं और कहती हैं वाह 120 हीरो ने मार करके पाकिस्तान को उसके घर में घुसे। और जानते हैं उस शहादत में क्या हुआ था? 3 महीने तक बर्फ इतनी -डिग्री, 3 युद्ध विराम के लिए चाइना मजबूर हो गया। 3 महीने बाद जनवरी फरवरी में जब जा करके ठंडी कम हुई, बर्फ कम हुई, तो पूरे देश से लोग आए और सर्च किया गया। जो जैसे थे, किसी का हाथ टिगर पे था, किसी के हाथ में गुलगुल, यानी जो जैसे था 114 हीर जो शहीद दिए हुए हैं वो वैसे के वैसे खड़े थे, कोई पीठ की तरफ से नहीं, सब गोलियां सीने पे खाए थे। और उसमें चाइना ने हमें ब्रेव अहीर, आज किताब में लिखा हमारा इतिहास दूसरे देशों में पढ़ाया जा रहा, ब्रेव अहीर की संज्ञा दिया। इसलिए हमें अपने सम्मान के लिए केवल नाम ही तो मांग रहे हैं, इनसे कोई आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, कोई कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमारा सम्मान नहीं दे सकते तो इसका संविधान का अपमान है। लेकिन आज़ादी के बाद तो कोई ऐसी जाति के ऊपर कोई रेजिमेंट बनी नहीं, तो आप ऐसे कैसे मांग रहे हैं? ऐसा है, आज़ादी के ढेर बाद से अभी जाट पलटन का एक उत्तर प्रदेश में गठन हुआ और माननीय हमारे परम आदरणीय राजनाथ सिंह जब रक्षा मंत्री बने ना, उन्होंने महाराणा प्रताप रेजिमेंट की घोषणा कर दी है, पेपरों में निकला था, आप लोग भी सुने होंगे। सुनिए, उसके लिए भी हम लोग उनके घरों में बैठ गए कि माननीय जी आप एक नहीं 2-4 और बना लो, लेकिन हमारी एक तो बना दो। लेकिन महाराणा प्रताप कोई जाति थोड़ा ना।
एक चीज ये है तो राव तुलाराम कोई जाति है, ऐसा ही यादव की 3 टाइटल है, सिख, जाट, कुमाऊं, गढ़वाली, राजपूत। ये सब क्या है, मेहर क्या है? जब बाबा साहब ने जब हुए थे ना, उन्होंने मेहर रेजिमेंट बना दिया। ये मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं तो कहता हूँ अगर खत्म करना है सबको खत्म कर दो, नहीं तो उसी में वीर हीरों को जोड़ दो। हमें कोई विरोध, क्योंकि हल हथियार की मार्शल कौन थे? देखा जाए तो हमसे दूध दही की नदी बहाने वाले, देश को पहलवान बना करके बॉर्डर पे भेजने वाले, आज हमारे साथ में इतना बड़ा अन्याय है। हमसे दोनों हक छीन लिया गया, हल गया, हथियार गया, रोजगार भी अब खत्म कर दिया गया। क्योंकि यहाँ जो राजा जिसको हम सोचते थे कि अपने अमूल्य वोट, संविधान की वोट को देख करके देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में बैठा रहे हैं, वो हमारे हक अधिकार की आवाज़ बनेंगे। और यही नरेंद्र मोदी जी मेरे बड़े खास हैं, उनके विचारों से मेरा नफरत है। जब आए थे गुजरात से, यहाँ सीएम थे, तो उन्होंने कहा था, ए यदुवंशियों, मैं तुम्हारे द्वारिकाधीश नगरी से आया हूँ। उन्होंने मुझे भेजा है क्योंकि यादवों का सत्ता बहुत रही, न इनको सम्मान मिला, न इनको अधिकार मिला, न इनकी रेजिमेंट बनी। आप लोग एक बार मेरा सम्मान कर दो, मैं आपकी रेजिमेंट, आप लोग देखे भी होंगे, एक बार विजय चौक पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काफिला मैंने रोक लिया, गाड़ी के नीचे लेट गया था, हमारे 50 लड़के थे। तो प्रधानमंत्री वीडियो खूब वायरल हुआ था, आधा पैर नीचे आधा ऊपर, हे यदुवंशियों, अगर सबकी रेजिमेंट है तो तुम्हारी भी बनेगी, ये कहा था। और उसी कहने के बाद ये कारवा पूरा आगे बढ़ गया। आज पूरे देश में हम तो कहते हैं यादव से ज़्यादा अदर बिरादरी उठा रहे हैं कि भाई ये मार्शल कौम केवल नाम तो मांग रहे हैं, क्यों नहीं नाम देने में दिक्कत क्या है? तो यही चल रहा लगा है हमारा। और मुलायम सिंह यादव तो खुद यदुवंशी थे, उन्होंने वो खुद डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने कभी क्यों नहीं बनाया? उन्होंने जब डिफेंस मैनेजर थे, रक्षा मंत्री थे, उसमें हमारी मेजोरिटी नहीं थे। देश के बड़े लोकतंत्र में उठाए उन्होंने बात कि रेजिमेंट होनी चाहिए, लेकिन अदर लोग बोले, माननीय मुखिया जी आप तो जात की बात कर रहे हो, जात की बात, क्योंकि वहाँ जो ज़्यादा होता है ना अपना टेबल थपथपाता। उस समय माननीय मुखिया ने तुरंत पलटी खाए और कहे अगर यह नहीं हो सकता तो यह तो हो सकता है, जो बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद होते हैं उनको सहज सम्मान उनके घर तक जाए। 35 लाख रुपया जो कपड़े बेच भेजा जाता था, आज उन्हीं की देन है। स्वर्गीय चले गए, वो पक्के समाजवादी, यादव जातवादी नहीं होता, समाजवादी, उन्हीं की देन है। आज भी वही 35 लाख मिलता, अब तो उसको भी खत्म कर रहे हैं कि 4 साल की नौकरी होगी, क्योंकि कोई राजनेता का बेटा तो जाएगा नहीं। वो लोग तो अपना, हम लोगों की किसान और जवान इस देश को चला रहे हैं, इन्हीं की मेहनत से देश चल रहा है, राष्ट्र मजबूत हो रहा है। जी भैया, यही किसान ही, यही जवान ही विश्व गुरु तक, कृषि प्रधान देश तक बनाए, लेकिन आज तक ये अपने अभी पीछे देखे होंगे 750 हमारे किसान भी सम्मान जो शहीद हो गए थे, उनका भी सम्मान है, उनको भी जुमले के द्वारा ख़त्म कर दिया। ऐसा है, खेती से बड़ी कोई कंपनी नहीं है, अनाज से बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं है, और किसान से बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं। इस जवान किसान हमारे बेटे जवान होते जो बॉर्डर पर हंसते हंसते राष्ट्र के लिए अपना सर कटा लेते हैं, गर्दन कटा लेते। इनके हमारे यदुवंशियों में ना तो गर्दन कट गया, धड़ लड़ के दिखाया, ये ऐसा इतिहास बताया जाता है गुजरात के अंदर में, लेकिन कहीं न कहीं हमारे साथ बड़ा अनदेखी हो रहा है। इसलिए हमारे कौम के मान सम्मान की आवाज़ है, अगर सबका सम्मान है तो हमारा सम्मान क्यों नहीं? और देखने वाली बात यह है, आप लोग कहते हो ना, आप लोग सुने भी होंगे, यही यदुवंश परिवार, इसका इतिहास दूसरे देशों में पढ़ाया जाता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सबसे बड़े पदों पर बैठ करके उस देश को बौद्धिस्ट के रास्ते ले जा करके, संविधान के रास्ते ले जा करके देश को सबसे ऊपर ले जा रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में क्यों ऐसी अनदेखी होती है? क्योंकि वो जानते हैं इनको फोड़े रहोगे जैसे अंग्रेज, फोड़ो और राज करो। वही हाल आज भी चल रहा है कि सबको फोड़ो और 3% राज पे, गद्दी पे बैठे रहो। इसलिए जल्दी ही संविधान की भी नंबर आ रहा है। हमारा हक अधिकार है, वोट देने का जो अधिकार था, जो उंगली में स्याही देख करके हम खुश होते थे कि हमने अपने अधिकार का प्रयोग किया, क्योंकि वो भी हैंक कर लिया जा रहा है। इसलिए अब पढ़ लिख करके OBC SC ST माइनॉरिटी, अब ये लोग पढ़ लिख करके
कुर्सियों पे आ गए थे और उंगली दिखा करके बात करते थे और संविधान और हक अधिकार की बात करते थे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए हाँ, बिना संविधान का, बिना यादव का, बिना किसान का ना देश चल सकता है ना सुरक्षा रह सकती है। सीमा पर जाने वाला या प्रदेश का सिपाही किसी भी बटालियन में चले जाइए, किसान के बच्चा मिले हैं, जितने नौजवान खड़े हैं, अगर इनसे पूछिएगा तो इसमें 95% गांव के रहने वाले होंगे। ये किसान की औलाद है, किसी व्यापारी के नहीं। किसान और गरीब गंवार हो सकता है, गद्दार नहीं। ये सीमा पर लड़ने वाले जो हैं ये गांव के रहने वाले हैं, किसी नेता या व्यापारी का बच्चा नहीं है। अमित शाह का बेटा जैसा क्रिकेट का राजा बन गया, मोदी जी का भाई प्रहलाद मोदी नमो गंगा सफाई का चेयरमैन बन गया। मलाई खाने वाले उन व्यापारियों के बच्चे बनेंगे, ये बंदूक उठाने वाला नहीं बन सकते हैं। यादव समाज का जहां पाइएगा नौजवान ईमानदार मिलेगा, संघर्षशील मिलेगा। हमको ग्वाला कहते हैं, गाय पालने वाला कहते हैं। आज तो ग्वाले का गौ पालन भी गर्ग गौतम बंसल को दे दिया है। वो बनिया व्यापारी क्या जाने, बनिया की बकरी मरकही नहीं होती है। ये मरकही गाय को क्या बांधेंगे, छोड़ दे रहे हैं, दूध निकालते हैं, कूड़ा खाती हैं, प्लास्टिक खाती हैं। आज गाय का दुर्दशा है, गरीब का दुर्दशा है। यही तरक्की है कि गौ माता प्लास्टिक खा के मर रही है कूड़ेदान में। किसान आत्महत्या कर रहा है जो देश को चलाता है। आज 2014 से पहले सिलेंडर 400 रुपया था, आज 1100 से ऊपर हो गया। दाल महंगा है, चावल महंगा है, आटा महंगा है, चीनी महंगा है, चावल महंगा है। आज की तारीख में एक आदमी के बच्चे का पढ़ाई महंगा पड़ गया है। वो रिंकिया का पापा जब से बीजेपी में गया, रिंकिया की पढ़ाई छूट गई। जाके बलिया में पूछिए, ये उनकी घरवाली भगवान की नाम लेकर के कोसती है कि कहाँ नालायक चला गया। माननीय मनोज तिवारी जी अपनी रिंकिया की पढ़ाई का ख्याल नहीं करते, बीजेपी में जाके अपना घर भूल गए हैं। तिवारी जी को मैं आज आप लोगों के माध्यम से निवेदन करता हूं कि रिंकिया के पापा दलदल से बाहर आ जा। आप समाज के बहुत बड़े कलाकार थे, ऐसे जगह पहुंच गए जहां गाय, गंगा और बेटी सारी तबाह हो रही हैं। गाय कूड़ेदान में प्लास्टिक खा के मर रही हैं। हम गोपालों को शर्म आती है। आप कह रहे हैं कि गाय गंगा पे राजनीति। एक मिनट, गाय गंगा पे भारी गाय और क्या बोले, गंगा, गाय गंगा सुरक्षित है यहाँ पे। किनके कहने से, किसके कहने? गंगा की जाकर यूपी में देखिए, एक मिनट, जड़ से बुराई कर रहे हैं। गंगा की बुराई, गाय की बुराई आपसे बीजेपी की बगावत है। बीजेपी वालों का ये ढकोसला है। गाय आज यूपी में खेतों में डंडा खा रही, दिल्ली के अंदर कूड़ेदान पर जाकर के कूड़ा खा रही। वो गौ माता का नाम हम ग्वालों के लिए आज भारी अपमान है। गाय और गंगा की सफाई पर करोड़ों रुपया खत्म कर रहे हैं। आखिर नमामि गंगा का चेयरमैन क्या मोदी जी के भाई बनने वाले थे? और कोई यूपी में नहीं था। यूपी से गंगा जाती हैं, बिहार से हो करके सागर में पहुंचती हैं। क्या यूपी, बिहार, बंगाल में नमामि गंगा का नहीं था? महोत्सव मन रहा है, आप लोगों का जिम्मेदार यह ढकोसला है, यह बिल्कुल ढकोसला है। मनाइए, खुश रहिए। अमृत महोत्सव ढकोसला है। 75 साल का प्रधानमंत्री का राहत कोष प्रधानमंत्री केयर फ्रंट बना करके मोदी जी ने खा गया। ये देखिए क्या दिए हैं, यह पीएम फंड ट्रस्ट है। ये उनका अपना सचिव जी निकाल रहे हैं कि इस फ्रंट का पैसा ना कोर्ट पूछ सकता है, ना पत्रकार पूछेगा, ना संसद पूछेगा, कोई राज्य पूछेगा। ये मोदी जी तो राहुल गांधी सही कहा, चौकीदार चोर है। ये तो महाडपोट संघ है। वो पैसा कोई सरकारी पैसा थोड़ा ना है। ये सरकार को दिया जाता है प्रधानमंत्री राहत कोष में आपातकाल में खर्च करने के लिए। मोदी जी ने 84 करोड़ का हवाई जहाज ले लिया,
22 लाख का गाड़ी ले लिया, रोज पगड़ी बदलते हैं, रोज फैशन बदलते हैं। देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, सबसे अब कमजोर असफल प्रधानमंत्री करे है। वो करे, एक अकेला सब पे काफी। ये सब पे भारी केवल कर रहे हैं, बीजेपी पूरे का विपक्ष पे। ढकोसला है। अकेला काफी इसलिए है कि मोहन भागवत जी मदनी का कान फूंक दिए, मोदी जी रामदेव बाबा का कान फूंक दिए, अमित शाह ने वो अन्ना हजारे जी का कान फूंक दिए। तुम लोग कांग्रेस के खिलाफ बोलो, विपक्ष के खिलाफ बोलो। आज केवल विपक्षियों पर बुलडोजर चल रहा है। बीजेपी के बलात्कारी अपराधी क्यों नहीं घर गिराया जाता है? अपराधियों पे बुलडोजर चलता है, आपका विपक्ष पे बुलडोजर चलता है। ये बताइए, अमित मित्तल जो लड़की को घसीट के मार दिया, उसका घर क्यों नहीं गिराया जा रहा है? मथुरा के अपराधियों का घर क्यों नहीं गिराया गया? कुलदीप सिंगर का घर क्यों नहीं गिराया गया? केवल विपक्षियों का गिराने का ठेका लिया है। राम राज्य के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। राम राज्य कभी भी बीजेपी के बस का नहीं है। राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका नाम बदनाम करना अपराध है। राम को ढकोसला किए आडवाणी जी, पाकिस्तान गए, जिन्ना को चादर चढ़ाए, ऐसा जिन्ना लग गया कि अपने ही घर से बाहर हो गए। लेकिन राम मंदिर तो बना भी तो इसी सरकार में है। राम मंदिर को ये ढकोसला कर रहे हैं। राम मंदिर 1931 में सील लगी थी, तब तक कोई उसमें बवाल नहीं था। सर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी अकबर के दरबारी थे, मुगल साम्राज्य के महाकवि थे। रहीमदास और रसखान, महाकवि कालिदास उनके दरबारी थे। कहीं राम मंदिर का चर्चा नहीं किए। भगवान तब भी सबके थे, भगवान आज भी आप सबके हैं। लोग दोहरा चरित्र में क्यों जीते हैं? जब भाजपा राम मंदिर नहीं बनाई तो आप ही पूछते थे कि तारीख नहीं बताओगे, समय नहीं बताओगे, और जब वो बना दिया, तारीख बता दिया, तो आप कहते हो कि ये तो भाजपा वाले के बस का नहीं। बनी हुई राम मंदिर की 3 गुंबज थे, राम की मूर्ति रखी थी। माननीय राजीव गांधी ने 1984 में सील खुलवाया, शिला पूजन किया। वही पराशर जी हैं जिनको कमेटी में रखा गया है। आडवाणी जी ने ढकोसला किया और राम का ऐसा कोप हुआ कि प्रधानमंत्री का सपना देखते थे कि आज उनको पार्टी वाले टिकट भी नहीं दे रहे हैं। जिन्ना को चिरा चढ़ाए और जिन्न पकड़ लिया, अपने पाप का भोगी हुए। मोदी जी भी अपने पाप का फल भोगेंगे। करने का फल सबको आप मिलता दर्शन है। करने जाएंगे राम मंदिर, जरूर जाएंगे, लेकिन खुश नहीं है। बिल्कुल जाएंगे। पहले भी गए थे, अब भी जाएंगे। राम सबके हैं, भाजपा के गुलाम नहीं है। 1962 के बाद लगभग 60-61 साल हो गए, अभी तक तो ये रेजिमेंट मिला नहीं है। साहब, अंग्रेजों के हुकूमत में भी अहिर पलटन थी। अहिर विश्वविद्यालय अलीगढ़ में था। चौधरी चरण सिंह जी को समर्थन करके बीजेपी वालों ने अहिर विश्वविद्यालय को जनता विश्वविद्यालय कर दिया और अहिर पलटन को बिहार रेजिमेंट बना दिया। यादवों को नीचा दिखाने के लिए हमेशा लोगों ने कोशिश किया। हमारा संविधान ही जातिगत है। आरक्षण कोटे में अगर जगह न दी जाए तो दलित समाज का एक आदमी संसद तक ना पहुंच पाए। हमारा संविधान ही जातिगत है, इसलिए दलित और गरीब संसद तक पहुंच जाते हैं। आरक्षण कोटे में कोई प्रिंसिपल बन जाता है, कोई जनरल बन जाता है, कोई एसीपी डीसीपी बन जाता है। अगर संविधान जातिगत नहीं होता तो आरक्षण में हमारे समाज को कहीं ऊंचा पद भी नहीं मिलता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।